तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में पिछले वीडियो में हमने कालाठ्य सूत्र से बनने वाले मासिकम और कालिकम शब्दों की निष्पत्ति देखी थी। यहाँ हम सायं प्रातिकः शब्द की सिद्धि देखेंगे। तद्धित प्रकरण शैक्षिक अधिकार में यह सायं प्रातिकः शब्द कैसे निष्पन्न होगा या इसकी निष्पत्ति कैसे होगी या सिद्धि कैसे होगी, यह सारी प्रक्रिया यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे। सायं प्रातर यह अव्यय पद है। इस अव्यय पद से, और यह अव्यय पद कालवाचक अव्यय है, तो इस कालवाचक अव्यय से तत्र भवः इस शैक्षिक अर्थ में कालाठ्य सूत्र जो हमें कहता है कि कालवाची सुबंत से शैक्षिक अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। तो यहाँ तत्र भवः इस शैक्षिक अर्थ में कालाठ्य से, कालवाची से, सायं प्रातर सुबंत अव्यय से ठय प्रत्यय की प्राप्ति हुई। तब हमारा रूप सायं प्रातर प्लस ठय बनता है। अब ठय प्रत्यय लगने के बाद यह पूरा शब्द तद्धितांत का हो गया। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से पूरे तद्धितांत सायं प्रातर प्लस ठय की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अब इसके बाद जैसा पूर्व में मैंने बताया था कि प्रत्यय प्राप्त होने के बाद कार्य क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रत्यय में जो भी विकार कार्य किए जाने हैं उन विकार कार्यों को करेंगे। तो ठय प्रत्यय में अंतिम हल वर्ण यकार है। अतः हलंत्यम सूत्र कहता है कि अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। अतः अंतिम हल वर्ण यहाँ यकार की इत संज्ञा हुई, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हुआ करता है। अतः इत संज्ञक यकार का यहाँ लोप हुआ, तब सायं प्रातर प्लस ठ रूप बनता है। तदुपरांत ठस्येकः सूत्र से अंग से परे ठ को एक आदेश होता है। पिछले वीडियो में अंग संज्ञा क्या होती है उसके बारे में बताया था। पुनः यहाँ अंग संज्ञा की यदि हम बात करें तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय से पूर्व वर्ण समुदाय की अंग संज्ञा हुआ करती है। तो सायं प्रातर प्लस ठ, इस अवस्था में यदि हम बात करें तो ठ प्रत्यय है और उससे पूर्व वर्ण समुदाय सायं प्रातर है। अतः सायं प्रातर अंग हुआ। तो अंग से परे ठ को एक आदेश कहता है यह सूत्र। तो ठ को एक आदेश होने पर सायं प्रातर प्लस एक बना। तद्धितेषु चामादे सूत्र से तद्धित प्रत्यय इयत प्रत्यय परे होने के कारण आदि अच आकार को वृद्धि आदेश हुआ। तब आ को वृद्धि आ ही होती है, तब सायं प्रातर प्लस एक बनता है। यस्येति च सूत्र कहता है तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो यहाँ पर भ संज्ञक टी, अचो अंत्यादि टी और यची भम सूत्र से
अच इकार परे होने के कारण पूर्व वर्ण समुदाय की भ संज्ञा होती है और भ संज्ञा में अचो अंत्यादि टी, अंतिम अच और उससे परे व्यंजन जो होता है उसकी टी संज्ञा होती है। अतः यहाँ अर की भ संज्ञक टी संज्ञा होकर के टी का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति सायं प्रातर प्लस सायं प्रात प्लस इक बनी। सायं प्रात प्लस इक बना। इस अवस्था में यदि हम देखें तो अगली स्थिति हमारी यचि भम सूत्र से सायं प्रातर के से परे सायं प्रातर इस शब्द में अच इकार परे होने के कारण वो वर्ण समुदाय सायं प्रातर की भ संज्ञा होती है। फिर अव्यया नाम भ मात्रे टेर लोपः एक वार्तिक आता है। यह वार्तिक बताता है भ संज्ञा मात्र होते ही अव्ययों की टी का लोप होता है। अतः यहाँ टी सायं प्रातर के अर का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति सायं प्रातिक बनती है। अब यह सायं प्रातिक तद्धितांत का शब्द बन गया। शब्द से हमें पद बनाना होता है। अतः पद बनाने की विधि हम बारंबार डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। यहाँ भी मैंने उसे डॉट बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने की व्यवस्था दी है। सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात और ज्ञाप प्रातिपदिकात इन सूत्रों से प्रातिपदिक सायं प्रातिक से परे द्वयेक यो द्विवचनैक वचने इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सायं प्रातिक प्लस सु यह रूप बनता है। सु में यह सारी प्रक्रिया पूर्व में हम बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं। किसी भी पद को बनाने के लिए शब्द से जो शब्द प्राप्त होता है तद्धित का, उसके बाद जो पद बनाना होता है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में जितने सूत्र प्रयोग किए गए हैं बारंबार उन्हीं की अनुवृत्ति होती है। तो यहाँ उपदेशेज नुनासिक इत से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हो जाता है, तब सायं प्रातिक प्लस स बनता है। अब यहाँ सकारांत पद होने के कारण ससजुसो रू सूत्र से पद के अंत में स्थित सकार को रू आदेश की व्यवस्था है, तब सायं प्रातिक प्लस रू यह रूप बनता है। अब रू भी अनुनासिक अच वाला है। अतः उपदेशेज नुनासिक इत सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है, तब हमारी अवस्था इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप विधान है। अतः इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब सायं प्रातिक प्लस र यह अवस्था बनती है। अब र चूंकि विराम में स्थित है, अतः विराम में स्थित होने के कारण विरामोवसानम सूत्र से विराम में स्थित वर्ण की अवसान संज्ञा होती है।
यहाँ रेफ विराम में स्थित है, अतः विराम में स्थित रेफ की अवसान संज्ञा हुई। तदुपरांत खरवसानयोर विसर्जनीय इस सूत्र से विराम में स्थित रेफ को विसर्ग आदेश होता है। तो खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र, जैसा मैंने पूर्व में भी बारंबार बताया है कि दो अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग कार्य करता है, या तो खर प्रत्याहार का वर्ण रेफ से परे हो या रेफ अवसान में स्थित हो, तो ऐसे रेफ को विसर्ग आदेश होता है। तो यहाँ रेफ की अवसान संज्ञा है, तो विराम में स्थित अवसान संज्ञक रेफ को यहाँ खरवसानयोर विसर्जनीय इस सूत्र से विसर्ग आदेश हुआ। तब सायं प्रातिकः यह रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो हम प्रत्येक पद को मैं बारंबार इसी बात का आग्रह करता हूँ कि हमें किसी भी पद की रूप सिद्धि करने के लिए उसका अलग अलग विभाजन करना और विभाजन के रूप में उसको समझने के प्रक्रिया जो होती है वह अत्यधिक सरल हो जाती है। अतः हमें यदि देखना हो तो सर्वप्रथम हम किसी भी शब्द या पद का विग्रह करते हैं। दो अवस्थाएं हैं विग्रह की, एक लौकिक विग्रह होता है, एक अलौकिक विग्रह होता है। अव्यय पदों में उसकी प्रवृत्ति देखने को भी मिलती है। सर्वप्रथम हम विधायक सूत्र से या विधि सूत्र से प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं, और उस प्रत्यय की प्राप्ति करने के बाद हम जो भी कार्य किए जाने हैं, चाहे वह संज्ञा कार्य हों चाहे विकार कार्य हों, उन विकार कार्यों को करते हैं। तदुपरांत प्रत्यय के जो भी कार्य किए जाने हैं वह कार्य करते हैं, और उस प्रत्यय के कारण से जो भी विकार कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को करते हैं। तदुपरांत जो हमें शब्द प्राप्त होता है उस शब्द से पद की निष्पत्ति करनी होती है। अतः पद निष्पत्ति के लिए हमें सुप आदि विभक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तब हम अनेकानेक सूत्रों के माध्यम से प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि अनेकानेक विभक्तियों में उन पदों को सिद्ध कर सकते हैं। तो बारंबार एक ही सूत्रों की प्रवृत्ति होने पर हम किसी भी शब्द को पद के रूप में परिणत कर सकते हैं। यहाँ हमने सारी प्रक्रियाएं, अब तक जितनी भी प्रक्रियाएं देखी हैं वह प्रथमा विभक्ति एक वचन की ही देखी हैं। इसी प्रकार द्विवचन के कार्य भी कर सकते हैं, बहुवचन के कार्य भी कर सकते हैं। तो दो रूपों में हमने रूप सिद्धियां देखी हैं, एक नपुंसकलिंग शब्दों की, एक पुल्लिंग शब्दों की। तो पुल्लिंग शब्दों में जो सुविभक्ति प्राप्त होती है उसे अंततः विसर्ग की रूप में परिणत करना होता है या परिणत होता है। अतः विसर्गांत जो शब्द बनते हैं वह पुल्लिंग के शब्द बनते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन। नपुंसकलिंग में मकारांत शब्द बनते हैं क्योंकि वहाँ सुविभक्ति को अम आदेश हो जाता है अतो अम सूत्र से, और अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश हो जाता है। अतः मकारांत शब्द नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में शुभ सिद्ध होते हैं, और विसर्गांत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु को विसर्ग आदेश होकर के प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।